हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धेश सर फ्रॉम ग्लोबल साइंस एकेडमी। आज जो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग योर चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। करेक्ट। सो हमारे सिलेबस में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ये जो चैप्टर है वो काफी सारे लोगों को बहुत ज्यादा यूज आने वाला है, बिकॉज जब आप 11th-12th स्टैंडर्ड में जब जाते हो साइंस में भी, तो वहां पर भी लाइट के बहुत सारे चैप्टर्स है जहां पर ये पार्ट जो है जो मैं सिखाने वाला हूं वो एज अ बेसिक डेवलप करने के लिए आपको काम में आएगा। अदरवाइज बाकी आपके सिलेबस में तो ये है ही जिसके अंदर हमें इसका प्रॉपर तरीके से स्टडी करना है। करेक्ट। सो चलो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के साथ। जैसे ही टॉपिक स्टार्ट होता है, सबसे पहले कोई भी कंटेंट स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू कि लाइट क्या है, पहले उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। लाइट जिसे लैटिन में बोला जाता है ऑप्टा, क्या बोला जाता है उसे? ऑप्टा। तो ऑप्टा इसी वर्ड से उसका नाम बना है, उस साइंस का नाम बना है जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं, और उसे बोला जाता है ऑप्टिक्स। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? ऑप्टिक्स। शायद आप लोगों ने रे ऑप्टिक्स, लेंस ऑप्टिक्स ऐसे, या फिर चश्मे की दुकानों को नाम भी सुना होगा, ऑप्टिशियंस, है ना? एग्जैक्टली ये नाम आपने वहां पर सुना हुआ है, क्योंकि ऑप्टिशियंस, ऑप्टा, ये जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है लाइट। करेक्ट। और लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी जिसको रिसीव करने के लिए हमारे पास जो ऑर्गन है दैट इज आई, हमारी आंखों से हम लाइट को रिसीव करते हैं और उसके जरिए हम चीजों को देखते हैं, हमारा ब्रेन उसे एनालाइज करता है और फिर हम समझ पाते हैं कि वो चीज क्या है। करेक्ट। तो आइए इसी लाइट के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं और डेप्थ में। देयर आर सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट जो हमने स्टडी करनी है या फिर कुछ हमने की है, जिसमें से एक है विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। रिफ्लेक्शन, डोंट गेट कंफ्यूज विद रिफ्रैक्शन। इट इज, मैं जो बता रहा हूं अभी फिलहाल, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। सो व्हेन वी से रिफ्लेक्शन, सो रिफ्लेक्शन इज वेरी सिंपल। ठीक है। सो जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, सो क्या होता है, कोई एक सरफेस है, ठीक है, इसको अगर ये एक कोई रिजिड सरफेस है जिसके ऊपर हम लाइट को अगर हम इंसिडेंट करते हैं लाइक दिस, सो दिस विल बी कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे इसको? इंसिडेंट रे। मैं पहले स्टूडेंट्स बता रहा हूं आपको रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन के। सो दिस इज इंसिडेंट रे। व्हेनेवर दिस लाइट फॉल्स ऑन दिस सरफेस, तो ये सरफेस तो फ्लैट ही है, ठीक है ना? तो ये फ्लैट सरफेस जो है यहां पर, तो थोड़ा सा उसका हिस्सा मैं ले लेता हूं, ये थोड़ा सा उसका हिस्सा है फ्लैट। जैसे ही दैट इंसिडेंट रे विल फॉल ऑन दिस सरफेस, हम इस सरफेस को उस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर निकालेंगे, ड्रॉ करेंगे, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल। क्या बोलेंगे इसको? नॉर्मल। सो दिस इज नॉर्मल। मैं ये इसीलिए पढ़ा रहा हूं बिकॉज आपको अगर रिफ्रैक्शन स्टडी करना है तो पहले आपका रिफ्लेक्शन का नॉलेज क्लियर होना चाहिए। एग्जैक्टली। सो जब ये इंसिडेंट रे आता है, यहां पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं सरफेस पे, दैट विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल, एंड देन वो रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे बाहर जाता है, और इस रे को क्या बोलते हैं? यस अमोल, साक्षी, क्या बोलते हैं इसे? यस, काफी सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट इसे? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है ना? ओके। सो अगर हम रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट के बारे में गौर से देखें तो यहां पर एक सिंपल सी चीज हमें समझ में आती है, एंड दैट इज वेरी फर्स्ट थिंग दैट इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन वन प्लेन। ये एक ही प्लेन में है ना? बोर्ड का जो ये प्लेन है उसी में रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये रे ऐसे आएगा, नॉर्मल यहां पर है, और निकल के ऐसे आएगा आपकी तरफ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना? सो दे विल लाई इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में रहेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे दे विल बी ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल। ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट साइड्स में रहेंगे। ठीक है। ओके। और नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल रहेगा दैट विल बी एंगल आई, एंड रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल रहेगा दैट विल बी एंगल आर। एंड रिफ्लेक्शन में जब वो वहीं से निकल के वहीं पर चला जाता है, उसमें ये दोनों भी एंगल आई एंड आर दे शुड बी सेम। वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है। तो ये हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में सीख लिया है। करेक्ट। ओके। सो अब हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन जो हमारा चैप्टर है उसकी तरफ जाएंगे। तो फिलहाल मैं इसे मिटा रहा हूं बिकॉज ये कॉन्सेप्ट थोड़ी बहुत आगे काम में आने वाली है। ठीक है। ओके। सो चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या कंटेंट्स हमको कवर करने हैं चैप्टर में उसकी मैं एक लिस्ट दे देता हूं। ये मेरा स्टाइल है, आपको पता है। ठीक है। सो विल गो विथ कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर, जो ये हम कवर करने वाले हैं। सो उसका कंटेंट जो है वो एक बार के लिए हम देख लेते हैं, पहले क्या क्या कवर करने वाले हम लोग। सो वेरी फर्स्ट थिंग हमें स्टडी करना है दैट व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट
तो हम कुछ सिंपल एग्जांपल्स के जरिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझेंगे कि ये क्या है, क्या फिनोमेना है ये, ठीक है। ओके, दूसरा हमें जो स्टडी करना है इस चैप्टर में वो है रिफ्रैक्शन के नियम। अभी रिफ्लेक्शन के मैंने बताए, लेकिन रिफ्रैक्शन के भी अपने कुछ नियम होते हैं। सो वी हैव टू स्टडी व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की स्टडी करनी है हमको। ओके, देन थर्ड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी आने वाला है जिसके ऊपर आपने आंखें खोल के देखना है जिसे, एंड दैट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो साइंस जो एक बहुत बड़ी फील्ड है और बहुत ही ज्यादा जिसके अंदर अच्छा खासा स्कोप है, बहुत सारे लोग अच्छे खासे अपने करियर बना रहे हैं, लेकिन उस साइंस की जो सबसे पहली स्टडी होती है वो होती है 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, जिसमें ये चैप्टर्स का नॉलेज आपको बहुत काम में आएगा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिनोमेना। फोर्थ हमें जो स्टडी करना है, some examples of refraction in nature। तो नेचर में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना, जैसे कि स्टार का ट्विंकलिंग होता है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ओके, तो ये जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है, राइट, वो जो है वो आता है आपके सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर, करेक्ट। ओके, कोई और भी है, ठीक है, उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे, जैसे कि मिराज फॉर्मेशन। मिराज फॉर्मेशन जिसको हम मराठी में बोलते हैं मृगजड़, ठीक है, मतलब धूप के दिनों में, मतलब धूप है, अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो ऐसे लगता है कि दूर वहां पर कहीं पर पानी है, ठीक है, वहां पर कुछ चीजों का रिफ्लेक्शन दिख रहा होता है, हमें लगता है यार पानी है वहां पर, लेकिन वहां पर पानी नहीं होता है, ठीक है, वहां पर पानी नहीं होता है। तो ऐसे पानी जैसा क्यों महसूस होता है? ऐसे धूप के दिनों में दूर ऐसे देखेंगे तो जनरली डेजर्ट एरिया में अगर आप जाते हो तो वहां पर आपको ऐसे नजर आता है, और वैसा क्यों नजर आता है उसके बारे में एक छोटा सा स्टडी इसके अंदर हमें करना है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर फिफ्थ जो कंटेंट है दैट विल बी डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। तो जनरली एक कलर व्हाइट जिसके अंदर 7 कलर छुपे हुए हैं, बेसिकली इंपॉर्टेंट 7 कलर छुपे हुए हैं विबग्योर, उसकी स्टडी हमें यहां पर करनी है। ओके, देन लास्ट हमें कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे फिनोमेना की स्टडी करनी है, जैसे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसीलिए मैंने शुरुआत में थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्शन का हल्का सा नॉलेज दिया। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड देन उसके आगे हमें थोड़ा बहुत स्टडी करना है रेनबो का। किसका स्टडी करना है स्टूडेंट? रेनबो का, ठीक है ना। सो ये सारे कंटेंट्स आपको इस चैप्टर में कवर अप करेंगे, हम लोग सीखेंगे इसे बहुत अच्छे तरीके से। सो फिलहाल के लिए आपने इस वीडियो को पॉज करना है और इसको नोट डाउन करना है। गो अहेड फास्ट। ओके, सो होपफुली आप लोगों ने इसे पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। इसके पहले के जो मेरे लेक्चर्स थे जिसमें मैंने आपको सिखाया था रिगार्डिंग आपके इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के बारे में, होपफुली आपने वो अच्छे से रिवाइज किया होगा। ये नेक्स्ट चैप्टर है जो कि मैं वीडियो के थ्रू आपके सामने अब रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। सो होपफुली आपने इसे लिख लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। तो सिद्धेश्वर फैंटास्टिक फिजिक्स में, जहां से आप यूट्यूब पे ये लेक्चर्स जब देख रहे हो, ठीक है ना, इस चैनल पे, सो इन दैट केस ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स जिनकी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि ये फिजिक्स के बेसिक चैप्टर्स है जिनको मुझे पढ़ाना है, उसको मैं प्रॉपर तरीके से आपके सामने रखते रहूंगा। आपने सिर्फ उसे फॉलो करना है, और वीडियोस है तो आप कितने भी बार देख सकते हो, ठीक है ना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। कंटेंट्स तो हमारा लिख के हो गया है, ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे एंड विल गो विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमारा जो पहला पॉइंट है उसके लिए हम बढ़ेंगे आगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्रैक्शन? इसको जानने से पहले स्टूडेंट लेट्स गो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि आप अभी घर पे हो, ठीक है, सपोज, तो घर पे अगर आपके पास कोई कांच का ग्लास है, करेक्ट, अगर कोई कांच का ग्लास है आपके पास, उसमें अगर आप पानी ले लेते हो, ठीक है, सो आपके पास अगर सपोज ऐसे कोई एक ग्लास है जिसके अंदर आपने क्या ले लिया है? पानी ले लिया है, ठीक है। सो पानी रखने से पहले आप एक काम करो, कोई चम्मच या फिर कोई स्ट्रॉ उसमें आप उसके अंदर प्लेस कर दो, ठीक है। तो फॉर एन एग्जांपल आप ये स्ट्रॉ अगर ऐसे उसके अंदर प्लेस कर देते हो लाइक दिस, ठीक है ना, करेक्ट। ओके, अब होता क्या है, अगर आप इसके अंदर आहिस्ते आहिस्ते पानी अगर पुट करो, ठीक है, तो होगा क्या कि जैसे आप पानी पुट करोगे एक समय के बाद जैसे ये पानी आ जाएगा तो ये स्ट्रॉ आपको ऐसे नजर नहीं आएगा, इट वोंट लुक लाइक दिस। अगर ये पानी है अंदर, ठीक है ना,
तो ये स्ट्रॉ जो है वो आपको थोड़ा सा बेंडेड नजर आएगा और वो भी ऐसा टूटा हुआ नजर आएगा, ऐसे बेंडेड और टूटा हुआ नजर आएगा, ठीक है ना, और हल्का सा मोटा नजर आएगा, ठीक है, मतलब जितना उसका थिकनेस यहां है उससे थोड़ा मोटा नजर आएगा, करेक्ट। सो इन दैट केस जो आपको दिख रहा है यहां पर, एंड दैट विल बी द सेम थिंग जो आपको वहां पर नजर आएगी, एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है ये आपने देखा है ना, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके। चलो एग्जांपल तो समझ में आ रहा है, ओके, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, पे अटेंशन। हम ना एक बीकर या फिर एक बड़ा सा वी कैन से एक वेसल लेते हैं, राइट, ओके, और हम उसके अंदर एक कॉइन रखेंगे। उसके अंदर क्या रखेंगे? हम एक कॉइन रखेंगे, ठीक है। सो उसके अंदर सपोज मैं एक कॉइन रखता हूं एकदम ऐसे यहां पर, ठीक है, और एकदम कॉर्नर से अगर मैं देखूं तो एक समय के बाद मैं जब ऐसे ऐसे दूर आ जाऊं, ठीक है ना, तो हो सकता है कि ये कॉइन मुझे नहीं दिखेगा क्योंकि ऑब्वियसली बीच में ये वेसल का ये पार्ट आ रहा है। अब आप अपने दोस्त को, कॉइन आपको नहीं नजर आ रहा है, कॉइन यहां पर कहीं पर तो है, तो आपके ये बीच का ये पोर्शन की वजह से वो कॉइन आपको नजर नहीं आ रहा है, बिकॉज वो कॉइन इसके पीछे है ऐसे, ठीक है ना, ओके, आपको नजर नहीं आएगा बिकॉज ये वेसल है बीच में। लेकिन जैसे ही आप अपने दोस्त को स्लोली स्लोली इसके अंदर पानी डालने बोलोगे, आहिस्ते आहिस्ते एक समय के बाद आपको कॉइन नजर आने लगेगा, मतलब वो कॉइन आपको ऐसे इधर नजर आएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब सब चीजें अजीब सी दिखनी शुरू हो जाती है, हाँ, चीजें अजीब सी दिखनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, ठीक है, उसका रीजन भी क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट, ओके। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है। एक काम करते हैं, आपके पास सपोज बकेट है घर पे, खाली बकेट है। अब अगर आप खाली बकेट को ऊपर से देखो तो आपको बकेट की डेप्थ ज्यादा नजर आती है ना, ऊपर से आप देखो अरे बकेट तो अच्छा खासा बड़ा बकेट है यार, हाँ? लेकिन अगर आप उसमें ऊपर तक पानी भरते हो, करेक्ट, ये सबने किया होगा, करेक्ट है ना जानवी, करेक्ट है मिथिल, एग्जैक्टली, सबने ये किया हुआ है कि जब हम बकेट में ऊपर से पानी डालते हैं और ऊपर से देखते हैं डायरेक्टली, तो अब हमें बकेट उतना डीप नजर नहीं आता जितना वो था, है ना। और इसका रीजन भी क्या है? इसका रीजन भी कौन है? इसका रीजन भी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कौन है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और अगर ऐसा ही है तो ये फिनोमेना यार बहुत जबरदस्त है, तो इसको सीखना पड़ेगा, एग्जैक्टली, इसको सीखते हैं, पे अटेंशन, ध्यान देना है हमें। सो होता क्या है कि रिफ्रैक्शन में सबसे पहली चीज तो स्टूडेंट आप समझ जाओ, यहां पर दो अलग अलग मीडिया, मतलब दो अलग अलग मीडियम्स, अब मीडियम्स तो नहीं बोलते बिकॉज मीडियम्स ऐसा कोई प्लूरल है ही नहीं, एक होता है मीडियम और एक से ज्यादा जब होते हैं तो उसे बोलते हैं मीडिया। तो जब एक से ज्यादा मीडियम है, ठीक है ना, जब मतलब मीडिया है, तो उस केस में आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको नजर आता है। मतलब जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट वर्ड बहुत जरूरी है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरफ ट्रैवल कर रही होती है, तो लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरफ ट्रैवल हो रही होती है, तो वो थोड़ा सा अपना डायरेक्शन चेंज करती है। डायरेक्शन क्या करती है? चेंज करती है। मतलब हाँ सर, लाइट मतलब ऐसे आ रही है तो सीधा नहीं जाएगी, हो सकता है कि वो अपना डायरेक्शन जैसे मीडियम के अंदर चली जाए, थोड़ी सी बेंड हो जाए, थोड़ी सी क्या हो जाए? बेंड हो जाएगी, ठीक है। और ये जो फिनोमिना है दैट लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ ट्रैवल करती है तो थोड़ा सा बेंड हो जाती है, एंड दिस फिनोमिनन ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे उसको? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो एक काम करते हैं, डायग्राम के जरिए इसे समझते, राइट, ओके। सो सपोज मैं बोलता हूं ये कोई एक ग्लास का स्लैब है, ग्लास का स्लैब, कांच का स्लैब है ना, ओके। तो होता क्या है, जब लाइट इसके ऊपर इस तरीके से गिरती है, सो दिस विल बी कॉल्ड एज द इंसिडेंट रे। मैं आपको थोड़ा सा फटाफट बता रहा हूं, ये जस्ट फिनोमिना समझाने के लिए, बाद में हम इसका प्रॉपर डायग्राम देखेंगे। सो ये इंसिडेंट रे है, जैसे ये सरफेस पे इंसिडेंट रे आएगा हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और लाइट ने सीधा जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन लाइट सीधा नहीं जाएगी, वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, ठीक है। और इस रे को जो बेंड होके आ गया है इसे बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? रिफ्रैक्टेड रे। सो दिस विल बी इंसिडेंट रे, वो तो हमें मालूम है, ठीक है ना। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट वर्ड का मतलब होता है जो आ रहा है, ठीक है, जो सरफेस की तरफ इंसिडेंट मतलब बढ़ रहा है, उसके ऊपर गिरने वाला है, दैट विल बी कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। और ये रे मीडियम में जाने के बाद रिफ्रैक्ट हो गया है, डोंट गेट कंफ्यूज, रिफ्लेक्ट नहीं है, ये रिफ्रैक्ट है, ठीक है। सो इट विल बी कॉल्ड एज दी रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे।
राइट। एंगल्स के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन फेनोमेना ये है कि एक मीडियम से लाइट, सो इफ दिस इज मीडियम 1, लेट्स से दिस इज एयर विच इज मीडियम 1 and this is glass, so that is a medium 2. Obviously air and glass both are transparent, right? Okay, so whenever light travels from one transparent medium to other transparent medium, its path gets changed, uska rasta change ho jata hai, and this phenomena of light is called as refraction of light. ठीक है, so hopefully आपको ये समझ में आ गया है ना? Okay, so इसमें किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो चीजें टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, ठीक है ना, उसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, करेक्ट? ओके, सो अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब ये लाइट जो है वो ऐसे जा रही है, राइट? ओके, अब ये तो डेंसर मीडियम है, एयर जो है हवा और ग्लास जो है ना कांच, इन दोनों की डेंसिटी सेम नहीं है ना। एयर थोड़ा सा हल्का है, ग्लास थोड़ा सा थिक है, तो ऐसे केस में एयर का डेंसिटी जो है वो कम है और ग्लास का डेंसिटी ज्यादा है। इसका मतलब है लाइट जब भी किसी मीडियम से किसी मीडियम में जाते हैं, हमने सोचना है कि उन दोनों में से कंपैरेटिवली कम डेंस कौन है और ज्यादा डेंस कौन है, ठीक है? सो जो ज्यादा डेंस होगा उसे हम बोलेंगे डेंसर मीडियम। क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम। सो द मीडियम विच इज मोर डेंस, हम उसे बोलेंगे डेंसर मीडियम, ठीक है? एंड विच इज लेस डेंस, तो जो लेस डेंस है उसे हम बोलेंगे रेयरर मीडियम, ठीक है ना? सो दो ही मीडियम है, करेक्ट? कोई ना कोई तो ज्यादा डेंस होगा कंपैरेटिवली और कोई ना कोई तो कम डेंस होगा कंपैरेटिवली। मतलब हवा और कांच के मुकाबले अगर देखा जाए तो हवा कम डेंस है, सो एयर विल बी रेयरर मीडियम एंड ग्लास विल बी डेंसर मीडियम, करेक्ट? ओके, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अब स्टूडेंट्स मुझे बताओ, पानी और ग्लास, वाटर से अगर लाइट ग्लास में जा रही है तो इन दोनों में रेयरर कौन है? कौन है रेयरर? यस, एग्जैक्टली, कुछ लोगों ने सही बताया है, एंड विच इज वाटर। वाटर इज अ रेयरर मीडियम एंड ग्लास इज अ डेंसर मीडियम। ओ मतलब सर ग्लास डेंस है, दोनों एग्जांपल्स में ग्लास डेंस है। अब एग्जांपल थोड़ा चेंज करते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं ग्लास और डायमंड का, राइट? डायमंड इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ग्लास इज आल्सो ट्रांसपेरेंट मीडियम, राइट? सो अब ग्लास और डायमंड का अगर कंपैरिजन करें तो कौन रेयरर है और कौन डेंसर है? चलो टेल मी। आकांक्षा यस, निखिल, विजय यस, प्रकाश यस, एग्जैक्टली। अब अगर हम दोनों की बात करें तो ग्लास कम डेंस है, मतलब वो रेयरर हो जाएगा, और डायमंड जो है वो डेंसर हो जाएगा। मतलब हमेशा हमें कंपैरिजन देखना होता है। क्या देखना होता है? कंपैरिजन देखना होता है, ठीक है? सो होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, रेयरर और डेंसर। तो होता क्या है, गौर से देखो, बहुत जरूरी है, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा इसे मिटा रहा हूं। तो एक रूल समझ लो स्टूडेंट्स, व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, कहां से कहां जा रही है? रेयरर में से डेंसर में जा रही है। सो लाइट, पे अटेंशन, बहुत जरूरी है, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। किसके पास जाएगी? टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये पहला नियम है, बेसिक छोटा सा, वो आपको याद रखना है। एंड इफ लाइट इज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर, ठीक है ना? सो डेंसर टू रेयरर अगर है, सो लाइट विल ट्रेवल या लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है ना? ओके, सो जब आप रेयरर से डेंसर की तरफ आते हो तो आप जाते हो टुवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर से रेयरर की तरफ जाते हो तो आप जाते हो अवे फ्रॉम नॉर्मल, आप नॉर्मल से दूर चले जाते हो, ठीक है? सो रेयरर से डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल। तो अभी आप इधर देखते हैं एग्जांपल में, तो आपको समझ में आएगा लाइट जो है वो ऐसे आ रही है, तो ये मीडियम कौन सा है? एयर, और एयर है रेयरर मीडियम। ओके, सो एयर है रेयरर मीडियम। ओके, और चलो रेयरर के नीचे मैं एयर लिख देता हूं यहां पर अभी फिलहाल के लिए, हाँ? ओके, और वो एयर से कहां जा रही है? ग्लास में जा रही है। सो ग्लास का जो मीडियम है वो डेंसर है। ओके, सो इट मींस लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, दैट इज रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो यहां पर लाइट ने बेंड होना चाहिए, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ऐसे जाना चाहिए था, लाइट ने ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे, ये है उसका पाथ, लेकिन वो नॉर्मल जो इधर है उसके तरफ बेंड करेगा। सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये सिंपल है बहुत, राइट? ओके, लेकिन थोड़ा और सोचते हैं गौर से। अब लाइट ये जो इधर से इधर पहुंच गई है, तो यहां पर भी तो एक नॉर्मल आएगा, यहां पर भी तो एक नॉर्मल आएगा, क्योंकि दूसरा सरफेस पे पहुंच गई है। एंड राइट नाउ
लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम, है ना, ये डेंसर मीडियम है और यहां से अब वो रेरर की तरफ जाने वाली है। तो टेल मी स्टूडेंट्स, इन रूल्स के हिसाब से अब लाइट ने कैसे जाना चाहिए? चलो मैं दो पॉसिबल पाथ बनाता हूं। ये तो उसका एक्चुअल पाथ है, ऐसे तो वो नहीं जाएगी क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त लाइट जनरली बेंड हो जाती है, ठीक है, तो सीधे तो नहीं जाएगी। सो क्या वो ऐसे जाएगी या वो ऐसे जाएगी? ठीक है, क्या पहला रास्ता लेके जाएगी या दूसरा रास्ता लेके जाएगी? थिंक ऑन इट। रूल्स आपके सामने है और मैं दे रहा हूं आपको 5 सेकंड का टाइम। गो अहेड फास्ट। मतलब डेंसर से रेरर आते वक्त लाइट ऐसे जाएगी फर्स्ट पाथ से या सेकंड पाथ से जाएगी? गो अहेड फास्ट, थिंक ऑन इट। ओके, होपफुली आप लोगों ने आंसर करेक्ट दिया होगा एंड द आंसर इज ये नहीं होगा, ये होगा। क्यों? बिकॉज अब लाइट जो है वो ग्लास में से वापस एयर में जा रही है। यहां पर एयर है ना, तो डेंसर से रेरर जा रही है और डेंसर से रेरर में लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो नॉर्मल ये है, ये नॉर्मल है। लाइट ने सीधा जाना चाहिए था लेकिन नहीं जाएगी, वो टुवर्ड्स नॉर्मल नहीं आएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी। ठीक है, वो कैसी चली जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। और जनरली ऐसा पाया गया है कि ये एक मीडियम था, ये दूसरा, ये वापस पहला, तो इस मीडियम में जो डायरेक्शन था जनरली वही डायरेक्शन यहां पर भी हो जाता है। सो दिस बोथ रेज आर पैरेलल, तो ये और ये पैरेलल रेज है। ठीक है, करेक्ट। ओके, तो ये समझना चाहिए, राइट। ओके, सो इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, दिस विल बी कॉल्ड एज रिफ्रैक्टेड रे। और इस रे ने बाहर एग्जिट किया है, बाहर निकल गया है, सो दिस रे विल बी कॉल्ड एज इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे? इमर्जेंट रे। ठीक है, इसमें किसी को कुछ भी प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। सो ये एक एग्जांपल हमने देखा है फिलहाल के लिए, राइट। ओके, अब थोड़ा बहुत एंगल की बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखो आप, मेजॉरिटीली जितने भी एंगल्स हैं वो सारे नॉर्मल से लिए जाते हैं। किससे लिए जाते हैं? नॉर्मल से लिए जाते हैं। सो दिस इज एन इंसिडेंट रे। सो द एंगल बिटवीन incident ray and the normal, so this angle which is very important and that angle is, this is angle I. क्या बोलेंगे इसको? angle I. Okay, so angle I is incident ray. Okay, now this is refracted ray. So angle of refracted ray with this normal will be called as R. क्या बोलेंगे इसको? R बोलेंगे। So angle R is रिफ्रैक्टेड रे। ओके, अब वही जो रे है वो आगे इस सरफेस पे चला गया, इस बाउंड्री पे आ गया है यहां पर। सो अगेन ये जो एंगल है वो इस बाउंड्री का इंसिडेंट रे है, क्योंकि इस बाउंड्री के तरफ आला रे आला। कौन आला? इंसिडेंट रे आला। ठीक है, सो इस बाउंड्री के पास कौन आला? इंसिडेंट रे आला। सो इंसिडेंट रे आला, तो इस इंसिडेंट रे को जो एंगल है उसे हम आई बोलेंगे, लेकिन फिर कंफ्यूजन होगा बिकॉज ये भी आई लिखा है, ये भी आई लिखा है, तो चलो इसको एक अलग नाम देते हैं, I1। करेक्ट। ओके, और ये I1 जो है वो अब जब बाहर निकलेगा तो ये इमर्जेंट रे है, तो ये एंगल जो नॉर्मल के साथ बनेगा दैट विल बी E एंड दिस एंगल E विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, अच्छा मैंने ये एंगल लिखा है लेकिन इधर रे लिखा है, सो ये गलत है। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं इसे क्लियर कर देता हूं। दिस विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड ये जो है दिस विल बी एंगल ऑफ इमर्जेंस। सो ये एक बेसिक मिस्टेक था जो कि मैंने रेक्टिफाई कर दिया है, तो आपने याद रखना एंगल से तो एंगल्स होना पड़ेगा। ठीक है, सो एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया ये। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंड स्टूडेंट्स, हमको इतनी अक्ल तो है कि सर ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है नॉर्मल, और उनके बीच में अगर ये ऐसे लाइन आ रहा है, सो दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल, दैट इज एग्जैक्टली अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, सो इसका मतलब है R और I1 ये दोनों भी सेम होने चाहिए। I1 और R दे शुड बी सेम। मैं I और R नहीं बोल रहा हूं, I1 मतलब दूसरे मीडियम के अंदर या फिर दूसरे बाउंड्री का इंसिडेंट रे और पहले बाउंड्री का रिफ्रैक्टेड रे जनरली सेम होते हैं। ठीक है, ओके, सो ये हो गया आपका फंडामेंटल डायग्राम जिसमें हमने स्टडी किया कि लाइट रेरर से जब डेंसर की तरफ जाती है, रेरर टू डेंसर, तो वो जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है ना, और डेंसर से रेरर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इसे कैसे याद रखते हैं? बहुत सिंपल है, रेरर का पहला वर्ड है R और उसके बाद डेंसर का पहला वर्ड है D। सो R D रेरर डेंसर,
सो आर डी तो वो जाएगा टूवर्ड्स, और टूवर्ड्स में भी है आर डी, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं, सिंपल। सो रेयरर से डेंसर आर डी, और टूवर्ड्स में भी है आर डी, तो टूवर्ड्स, ठीक है। अच्छा, और डेंसर टू रेयरर डी आर, तो टूवर्ड्स तो नहीं होगा बिकॉज टूवर्ड्स में तो आर डी है, ठीक है। तो ऐसे केस में फिर वो जाएगा अवे, तो ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, पहले वाला याद रह गया, काम हो गया, दूसरे वाला तो उल्टा ही रहेगा, है ना। सो दिस इज हाउ वी स्टडी रिगार्डिंग द डायग्राम ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है। ओके, सो नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन? नाउ डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन यहां पर। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? करेक्ट, ये बहुत जरूरी है, करेक्ट। सो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से रहेगा, when light travels from one transparent medium to another transparent medium, it changes its direction. This phenomenon is called as refraction of light. आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं देगा, ठीक है। या फिर अगर हम थोड़ा बहुत टेक्स्ट बुक को ही फॉलो कर ले, so the change in direction in the of the path of light, change in direction of path of light when it travels from one transparent medium to another transparent medium, transparent medium, ठीक है। This phenomenon is called as, exactly, this will be called as रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वेरी गुड। सो यहां पर हमारा ये पार्ट तो हो गया है। सो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इस पार्ट को फिलहाल के लिए एज अ नोट्स आपने नोट डाउन करना है। फिलहाल के लिए इस वीडियो को पॉज कर लो एंड नोट डाउन कर लो। गो अहेड फास्ट। ओके, सो होपफुली आपने इसे पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। ये ट्रिक भी आपको मैंने बता दी है, उसमें आप लोग फॉलो करोगे तो आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, सो बढ़ते आगे, राइट। सो हमने देख लिया है इंसिडेंट रे वगैरह, रिफ्रैक्टेड रे और क्या होता है। अब हम जाएंगे हमारे अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, एंड दैट विल बी, यस, इट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। किस पे जाएंगे स्टूडेंट्स? हम जाएंगे ऑन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे, है, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो एक डायग्राम निकाल लेते हैं ना, बेसिक अभी निकाला था वही डायग्राम वापस एक बार ड्रॉ करेंगे, क्या है ना। ओके, सो ये सपोज ग्लास स्लैब है, राइट। ओके, अब रे आ रहा है इंसिडेंट। सो आला रे आला, कोण आला? इंसिडेंट रे आला, आला रे आला, इंसिडेंट रे आला, आला। चला, चांगली गोष्ट है, पुढे जाऊया। अब जैसे ये सरफेस पे गिरेगा, हमने क्या करना है? नॉर्मल ड्रॉ करना है, राइट। ओके, रे ने जाना चाहिए था सीधा, लेकिन वो सीधा नहीं जाएगा। और मैं अगर बोलता हूं कि ये मीडियम रेयरर है, ये मीडियम डेंसर है, सो लाइट विल ट्रेवल टुवर्ड्स द नॉर्मल। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो ये लाइट ऐसे नहीं जाएगा, ये लाइट विल बेंड लाइक दिस। ओके, अब ये जो रे है इसे हम क्या बोलेंगे? यस, एग्जैक्टली, रिफ्रैक्टेड रे। वापस एक बार यहां पर क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एंड दिस रे विल बेंड अगेन लाइक अवे फ्रॉम नॉर्मल, राइट। सो दिस इज इंसिडेंट रे वगैरह, ये सब हमको मालूम है। दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर, दिस विल बी I1, है ना, एंड दिस विल बी एंगल ऑफ इमर्जेंस, हमें मालूम है। अब हम लॉज को देखेंगे वन बाय वन। सो पहला लॉ जो कि बहुत ही सिंपल है, जो हमने रिफ्लेक्शन के नियम देखे थे ना, ऑलमोस्ट वही लॉ यहां पर आपको नजर आएगा। पे अटेंशन। सबसे पहले इंसिडेंट रे जो कि ये है, सो दिस इज इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। तो अभी फिलहाल ये जनरल पाथ को मैं हटा देता हूं। सो दिस विल बी, ये जो है दैट इज रिफ्रैक्टेड रे, एंड ये जो है वो नॉर्मल है। सो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, दे बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल के उल्टे डायरेक्शन में रहेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लाइट ऐसे आई है और ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। इस इज नॉट पॉसिबल, इधर नहीं आ सकता, सेम डायरेक्शन में नॉर्मल के नहीं होगा। अगर इंसिडेंट ऐसे है तो रिफ्लेक्ट नॉर्मल के दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। एंड दिस इज योर फर्स्ट लॉ, दैट इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे are on the opposite sides
ऑफ नॉर्मल, ये तो एक स्टेटमेंट है ही, ये तो एक है ही। ऑल्सो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, ऑल्सो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन। सॉरी, ऑल्सो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। ओ मतलब इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड तो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा ही नॉर्मल के, और तीनों भी एक ही प्लेन में रहेंगे। सर ये लॉ तो रिफ्लेक्शन में भी था, एग्जैक्टली ये लॉ तो रिफ्लेक्शन में था, और वही लॉ यहां पर रिफ्रैक्शन में भी फॉलो हो रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा है, सेकंड लॉ बहुत जरूरी है, ठीक है, सेकंड लॉ बहुत जरूरी है। और सेकंड लॉ को समझाने से पहले, जो कि ये डायग्राम आपका हो गया, ठीक है, पे अटेंशन स्टूडेंट, ये तो ग्लास स्लैब था ना, फिलहाल हमें इस नीचे वाले पार्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है यहां पर, ठीक है, ओके, इतना काफी है। होता क्या है, ये ग्लास था, ये हवा है, ये ग्लास है, तो ये एग्जांपल जो है दैट इज फॉर एयर एंड दिस इज ग्लास। चलो एक काम करते हैं, हम किसी बीकर में पानी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? पानी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर ऐसे पानी है, वाटर है अभी, ओके। सो अब जो पेयर हमने लिया है, नाउ द पेयर ऑफ मीडिया हैज बीन चेंज्ड। पहले जो पेयर ऑफ मीडिया था इट वाज एयर एंड ग्लास, एंड राइट नाउ वी आर टेकन द मीडिया एज air and water. So this is air and this is water. W लिखा है मैंने सिर्फ। अब मैं क्या करूंगा, जिस एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस आया था यहां पर, सेम एंगल से मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर भी रखता हूं, लाइक दिस। तो जैसे ये यहां पर आया था वैसे ही ये यहां पर आएगा, ठीक है। सो दिस विल बी द इंसिडेंट रे, राइट, ओके। अब हम जाएंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एग्जैक्टली जैसे यहां पर ड्रॉ किया था वैसे यहां पर भी ड्रॉ करेंगे। सो दिस विल बी द नॉर्मल। लेकिन अब यहां पर थोड़ी मजे की बात आ जाती है। क्या मजे की बात आती है स्टूडेंट्स? सर रे तो यहां पर भी बेंड होगा, एग्जैक्टली रे तो यहां पर भी बेंड होगा, बिकॉज ये एयर और ये ग्लास, रेयरर कौन है? एयर, डेंसर कौन है? ग्लास, ओके। इधर भी एयर और वाटर, रेयरर कौन है? एयर, डेंसर कौन है? वाटर। सर तो लाइट तो रेयरर से डेंसर ही जा रही है दोनों वक्त, हाँ, लेकिन मीडिया तो अलग अलग है ना। तो यहां पर एयर ग्लास पेयर है, लेकिन यहां पर जो पेयर है वो एयर और वाटर है। इसीलिए भले ही ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम हो, लेकिन जब बेंडिंग होगी तो इस मीडियम में पहले जैसे बेंडिंग नहीं होगी, थोड़ी कम बेंडिंग होगी। मतलब ये सीधा जाने वाला था तो इतना बेंड हुआ, तो वो उतना नहीं होगा, थोड़ा कम बेंड होगा, ठीक है, ओके। होगा, बेंड होगा, लेकिन पहले जितना बेंड नहीं होगा। पहले शायद ज्यादा ही बेंड हो रहा था, अभी थोड़ा कम बेंड हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग बेंडिंग होती है सर, हाँ, अलग अलग बेंडिंग होती है, बिकॉज आपका पेयर ऑफ मीडिया अलग अलग है, ठीक है ना, ओके। और इस भी एंगल को हम आर ही बोलेंगे, करेक्ट, ओके। सो ये भी आय है, ये भी आर है, भले ये आय दोनों सेम हो, लेकिन ये आर दोनों सेम नहीं होने वाले, ठीक है। अच्छा सर, मतलब मीडिया के हिसाब पे डिपेंड करता है ये सब कि आय और आर का क्या रिलेशन होगा। एग्जैक्टली, यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। आप मेरा पॉइंट समझ गए हो कि if the pair of media is different, then for same angle of incidence, angle of refractions could be different, ठीक है। ग्लास में रे थोड़ा ज्यादा ही बेंड हो जाएगा, लेकिन वाटर में उतना बेंड नहीं होगा, होगा लेकिन थोड़ा सा बेंड होगा, ठीक है। सर अब ये थोड़ा होगा या कम होगा, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हमें स्टडी करना है, ठीक है ना। और उसी के रिगार्डिंग ये लॉ है, ठीक है। तो ये लॉ गौर से ध्यान दो स्टूडेंट्स। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, पे अटेंशन, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। अब इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये बहुत जरूरी है, रेशो, ये बहुत जरूरी है, रेशो ऑफ साइन ऑफ angle of incidence to sine of angle of refraction is constant for a particular pair of media। अरे यार ये क्या है सर, ये क्या इतना जबरदस्त सा स्टेटमेंट है, लेकिन ये क्या है मतलब? तो सिंपल है, when light travels from one transparent medium to another, मतलब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरफ लाइट ट्रैवल कर रही है, मतलब हवा से पानी या हवा से ग्लास, ओके। सो उस वक्त
साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब यहां पर लिखता हूं मैं साइन ऑफ आई, और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब डिवाइड बाय साइन ऑफ आर, इनका जो रेशियो है, ये रेशियो है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, मतलब उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। फॉर, ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड, फॉर अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया, मतलब अगर हवा और वाटर लेते हैं हम, तो हवा और वाटर में ही आई और आर जो आएगा, उनका साइन का रेशियो का आंसर हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, ओके। सो सब हवा और वाटर है, तो उसका वो साइन और आई और साइन आर का जो रेशियो है, उसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, और इस कांस्टेंट जो ये जो वैल्यू आती है हमारा आंसर, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही तो जरूरी है, क्या बोलेंगे इसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और आपके सिलेबस में इसका सिंबल दिया गया है एन। क्या दिया है? एन। सो साइन आई बाय साइन आर, यहां पर ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट ये लॉ है, ठीक है ना। सो साइन आई बाय साइन आर इज कांस्टेंट एंड दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। सो ये जो पॉइंट अब हमने यहां पर देखा हुआ है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको अपने अच्छे से नोट डाउन करना है। सो साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज कांस्टेंट विच इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हवा और पानी, हवा से पानी में जब भी लाइट जाएगी, तो साइन आई बाय साइन आर, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम एन बोलेंगे। तो इस केस में ये एन का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है 4/3 फिक्स। आप एंगल आई चेंज करो आई, तो आर भी चेंज होगा ऑब्वियसली, लेकिन जब आप साइन आई बाय साइन आर निकालोगे तो आंसर 4/3 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हवा से पानी में जा रहा है। अच्छा, आप आई का वैल्यू थोड़ा चेंज करो तो आर का वैल्यू भी चेंज होगा, लेकिन बाद में साइन आई बाय साइन आर करके देखो उन्हीं आई और आर के लिए, तो आंसर फिर से 4/3 आएगा, बिकॉज आप वो सारा एक्सपेरिमेंट एक ही पेयर ऑफ मीडिया पे कर रहे हो, एयर वाटर। ओके, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट रहेगा 4/3, जिसे हम 1.333 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यही होता है, ठीक है। अच्छा सर, हमने अगर ये पेयर ऑफ मीडिया चेंज कर दिया, अब हम हवा और पानी नहीं ले रहे हैं, हम हवा और ग्लास लेंगे, एयर और ग्लास। हाँ, तो एयर और ग्लास में भी आई और आर का जो रेशियो है साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट एन, इसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये वैल्यू नहीं रहेगा। ये वैल्यू इस पेयर के लिए कांस्टेंट है, क्लियरली मेंशन्ड है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई टू साइन ऑफ आर इज कांस्टेंट है, लेकिन हर मीडियम के लिए नहीं, फॉर अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया। मतलब हवा पानी के लिए कांस्टेंट है 4/3, लेकिन इधर तो मीडिया चेंज हो गया, पेयर जोड़ी तो चेंज हो गई, अब तो हवा और ग्लास है, तो उसके लिए जो आंसर आएगा दैट विल बी 3/2 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। सो इट इज 1.5। हाँ, फिर हवा और ग्लास के केस में आप आई चेंज करो और आर चेंज करो, हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो, और कभी भी आप साइन आई बाय साइन आर करके देखोगे, आंसर आपको हमेशा 1.5 ही मिलेगा। अब कुछ लोगों के माइंड में आता है, सर ऐसा क्यों है ना, तो जब आप साइंस की स्टडी करोगे 11th-12th स्टैंडर्ड में, तो वहां पर आपको इसका प्रूफ भी मिलेगा। अभी फिलहाल आपके सिलेबस में प्रूफ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, उसके लिए आपको 11th-12th साइंस में जाना। तो लोगों को लगता है कि 11th-12th साइंस बहुत डिफिकल्ट सा है या फिर बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, नहीं। आप जो अभी सीख रहे हो उसमें कुछ चीजें इस लेवल के वजह से और एक्स्ट्रा एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, जो कि आपको वहां पर एक्सप्लेन होगी, तो कोई नई सी चीज नहीं आने वाली है, ठीक है। यही सारी चीजें वापस एक बार आएंगी ऑन द हायर लेवल, ठीक है, थोड़ा और ऊपर जाएंगी। सो मजा आएगा कि ये क्यों आता है ऐसे। तो एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था विल्बर्ट स्नेल, और विल्बर्ट स्नेल ने सबसे पहले 16th सेंचुरी में ये रिफ्रैक्शन को समझा था, और इसके ये दो लॉ जो थे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, वो लोगों के सामने उन्होंने रखे थे, ठीक है ना। सो अभी फिलहाल के लिए हमने जो स्टडी किया है दैट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन स्टडी किया है, और हमने अभी तक देखा है कि कोई भी पेयर ऑफ मीडिया हो, एयर और ग्लास, उसके लिए ये साइन आई बाय साइन आर जो होता है, साइन आई बाय साइन आर, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और जैसे पेयर ऑफ मीडिया चेंज हो जाए वैल्यू चेंज होता है, लेकिन उस पेयर ऑफ मीडिया के लिए वो कांस्टेंट ही रहेगा। उस पेयर ऑफ मीडिया के लिए, उसके लिए वो कांस्टेंट है। पेयर ऑफ मीडिया चेंज करो, वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर उस पेयर ऑफ मीडिया के लिए वो वैल्यू फिक्स रहेगा। अंडरस्टूड। सो ऐसा नहीं होता दुनिया में हर जगह पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही रहता है, ऐसे नहीं। पेयर ऑफ मीडिया फिक्स है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू फिक्स रहेगा। पेयर ऑफ मीडिया अलग हो गया तो उसके लिए वैल्यू अलग हो जाएगा, लेकिन वहां पर वो फिक्स रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ये चलता है, करेक्ट। तो अभी ये लेक्चर जो है वहां पर हम स्टॉप करेंगे इसे, ठीक है। सो हमारा ये जो पहला लेक्चर था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और अच्छे से देखेंगे, बिकॉज सारे न्यूमेरिकल्स उसी के ऊपर है, मार्क माय वर्ड्स, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो आज के लिए यहीं पर रुकते हैं।
आपने इन चीजों को नोट डाउन करके रखना है अपने नोटबुक के अंदर, सो दैट आपको ये काम में आएंगी। थैंक यू सो मच।